15 मई तक लॉकडाउन। सीएम नीतीश ने आपदा प्रबंधन की मीटिंग के बाद दिया फैसला। कोरोना की दूसरी लहर में ऐसा करने वाला तीसरा राज्य। बिहार में कोरोना की तेज रफ्तार पर काबू पाने में सरकार नाकाम। जांच घटाकर आंकड़े को काबू करने में लगी सरकार। 1 लाख से 72,000 पहुंची टेस्टिंग। किशनगंज में बढ़ते कोरोना के बीच मनाया गया जश्न। खुलेआम टीएमसी प्रत्याशी चुनाव आयोग के आदेश की उड़ा रहे धज्जियां। नियमों को उल्लंघन करने वाले पर एफआईआर दर्ज। रांची में भी कोरोना का कहर जारी। बीते 24 घंटे में 24,699 नए मामले आए सामने। 129 मरीजों की हुई मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो बिहार में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में 15 मई तक के लिए लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। राज्य में लॉकडाउन लगाने की जानकारी सीएम नीतीश कुमार ने खुद ट्वीट कर दी है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि कल सहयोगी मंत्रीगण और पदाधिकारियों के साथ चर्चा के बाद बिहार में फिलहाल 15 मई 2021 तक लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके विस्तृत मार्ग निर्देशिका और अन्य गतिविधियों के संबंध में आज ही आपदा प्रबंधन समूह को कार्रवाई करने की हेतु निर्देश दिया गया है। और वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए चुनाव आयोग ने बंगाल चुनाव नतीजे आने के बाद जश्न मनाने और जुलूस निकालने पर रोक लगा दी थी। लेकिन बिहार के किशनगंज में चाकुलिया विधानसभा से टीएमसी प्रत्याशी आजाद मिनाजुल अरफीन के जीत के बाद हम पार्टियों के समर्थक ने जश्न मनाया। इसी मामले में हम पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर शाहजहां ने बताया कि चाकुलिया विधानसभा के फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के पूर्व विधायक अली इमरान इलाके में विकास न करके अपने क्षेत्र के लोगों को ठगने का काम किया है। इसका कारण यह है कि बिहार में कुछ दिन पूर्व वो किशनगंज की गंगा जमुनी तहजीब को जो है तोड़ने का काम किया था। यहाँ का आपसी भाईचारा को तोड़ने का काम किया था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि बिहार में सिर्फ कानून का राज चलता है। यहाँ कानून के अलावा कोई गुंडागिर्दी, कोई माफियागिरी या कोई चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कोई भी हो, यहाँ सिर्फ केवल कानून का राज चलता है। और उनको ये सबक मिल गया कि यहाँ कानून का चला। और इस पर अधिक जानकारी के साथ अब्दुल करीम संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अब्दुल, जानकारी चाहेंगे आपसे कि पश्चिम बंगाल में जब चुनाव के घोषणा हो चुकी कि जीत टीएमसी को मिली है, तो ऐसे में जब चुनाव आयोग ने मना किया था, इसके बावजूद भी इस तरीके से जश्न मनाया गया। अब तक किन लोगों पर और कितने ऐसे लोग बताए जा रहे हैं जिन पर ये एफआईआर दर्ज किए गए हैं? जी देखिए सुरभि, मामला क्योंकि बिहार का है और चुनाव आयोग ने जो आदेश जारी किया है वो बंगाल के लिए आदेश जारी किया है। और देर रात जो यहाँ किशनगंज के सुभाषपल्ली एरिया में जो समर्थक हैं उनके हम पार्टी के हैं वैसे ये लोग, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ कोई लागू नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पर खुशियां मना रहे हैं। और एक जो विक्टर है उनकी हार और बाकी जो टीएमसी के नेता वो जीते हैं उसकी खुशी मना रहे हैं। तो फिलहाल बिहार में अभी तक किसी पर कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। जी सुरभि, लेकिन अगर बात की जा रही है कि लगातार जिस तरीके से पहले ही मना कर दिया गया था कि जश्न नहीं मनाया जाना चाहिए था, उसके बाद से ममता बनर्जी ने भी ट्वीट करके कहा था लोगों से कि हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि जो लोग सड़कों पर है वो अपने अपने घरों को वापस चले जाए। लेकिन वहीं टीएमसी के कार्यकर्ताओं का कहना था कि हमें मौत मंजूर है लेकिन हम जश्न तो मनाएंगे। तो ये किस तरीके की मानसिकता को एक तरीके से सामने रखा जाता है? क्योंकि अगर इस तरीके से जब पहले मना किया गया, कोरोना काल भी चल रहा है, तो आखिर क्यों इसके पीछे की क्या वजह बताई जा रही है? क्या बीजेपी वालों को नीचा दिखाने के लिए कार्यक्रम रखा गया था?
जी देखिए, बिल्कुल हम आपको बता दें कि किशनगंज में भी और इस पूरे एरिया में, यहाँ तक कि पूरे भारत में लॉकडाउन जैसी स्थिति हो गई है। नीतीश कुमार ने भी 15 मई तक लॉकडाउन लगा दिया है बिहार में, और कोरोना जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, मौतें हो रही है। बावजूद इसके जो लोग हैं, जो टीएमसी कार्यकर्ता है या और जो दूसरे लोग हैं जिनकी भी पार्टी के लोग जीते हैं, वो जश्न मनाने में लगे हुए हैं। तो ऐसे में कोरोना को बहुत ज्यादा जो है बढ़ावा मिलेगा, और जो चेन है वो तोड़ने की बात की जा रही है, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं है। जान पर खेल जा रहे हैं। आपस में सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है, मास्क नहीं पहना जाता है, और बस जश्न मनाते हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इन पर कार्रवाई की जरूरत है। जी चलिए ठीक, बहुत धन्यवाद अब्दुल, आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और खबर समस्तीपुर के उजियारपुर थाना क्षेत्र से है, जहां पर शादी समारोह से लौटने के दौरान विभूतिपुर के विधायक डॉक्टर अजय कुमार पर हुए जानलेवा हमले का प्रयास किया गया। इस घटना के बाद विधायक के समर्थक और माकपा कार्यकर्ताओं में खास रोष देखने को मिल रहा है। इस घटना के विरोध में माकपा कार्यकर्ताओं ने बीते दिन बैठकर दलसिंह सराय विशनपुर पथ को जाम कर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बांस बल्ली लगाकर सड़क को घेर लिया, जिससे आम लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ा। इस घटना की सूचना पर दलसिंह सराय थाना प्रभारी द्वारा प्रदर्शन कर रहे लोगों को काफी समझाने बुझाने के बाद जाम हटा लिया गया। जो विधायक जी के ऊपर अपराधियों के द्वारा जो रास्ता रोकने का उनके ऊपर हमला किया गया, उसी सवाल को लेकर के आज यहाँ गांवपुर जोगी चौक हम जाम किए हुए हैं। विधायक जी पर कहाँ पर हमला किया गया? विधायक जी का हमला वो जो दलसिंह सराय से बिशनपुर जो पथ है, ये पतेली चौक के बाद और जोगी चौक के बीच, ये दोनों के बीच में उनके ऊपर हमला हुआ। अपराधी कितने की संख्या में थे? वैसे तो ये एक बाइक से देखा गया था। ये आज हम लोग सड़क का जाम इसलिए किए हुए हैं कि कल लगभग 8 बजे रात्रि में जो है विभूतिपुर के विधायक अजय कुमार हैं, वो सामाजिक कार्यों में भाग लेकर के वापस समस्तीपुर आ रहे थे। दलसिंह सराय से समस्तीपुर आने के क्रम में जो है पतेली के बाद और जोगी चौक से पहले एक सत्तो लाइन होटल है, वहाँ जो है उनका पीछा जो है एक अपराधी चंदौली से ही कर रहा था, और वहाँ जब सत्तो लाइन होटल के नज़दीक जब अपराधी को जब वो पास दिए एक आम आदमी समझ करके, तो अपराधी गाड़ी से अपना जो है सो मतलब ओवरटेक करके आगे आके उनके गाड़ी के आगे गाड़ी लगा दिया। और वहीं दूसरी तरफ झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार से मीडिया कर्मियों को कोरोना वॉरियर्स का दर्जा देने के साथ ही संक्रमित हो जाने पर समुचित इलाज और निधन होने की स्थिति में आश्रित को समुचित सहायता राशि उपलब्ध कराने की मांग की है। पार्टी की ओर से इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव से यथाशीघ्र निर्णय लेने का आग्रह किया गया है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण काल में मीडिया कर्मी लगातार अपनी जान जोखिम में डालकर सरकार के गाइडलाइंस को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और लोगों की परेशानियों को प्रशासन के समक्ष पहुंचा रहे हैं। चिकित्सकों, सुरक्षा और कर्मियों और साथ ही सफाई कर्मियों की तरह ही ये एक कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे हैं। इनके सहयोग के बिना इस लड़ाई में जीत मुश्किल है, इसलिए राज्य सरकार अविलंब मीडिया कर्मियों को कोरोना वॉरियर्स घोषित करे। तो मीडिया कर्मियों को कोरोना वॉरियर्स का दर्जा देने की मांग तो उठ रही है। अब देखना यह होगा कि क्या वाकई अब इस पर कोई अहम फैसला लिया जाएगा, क्योंकि आलोक दुबे ने तो ये मांग रख दी है और कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये जो पहल की शुरुआत की गई है, यही कहा जा रहा है कि बेहद नेक पहल की शुरुआत कांग्रेस कमेटी की तरफ से की गई है और लोग इसी एक यही आस लगाए बैठे हैं कि जो मीडिया कर्मी हैं, जिनको अभी तक फ्रंटलाइन वॉरियर्स का दर्जा नहीं मिला था, क्योंकि एक अगर हम बात कर रहे हैं कि पत्रकार जगत के लोगों की, जो पत्रकार होते हैं, तो मीडिया कर्मी एक तरीके से फ्रंटलाइन वॉरियर्स के तौर पर पिछले साल ही उन्हें
रखा जाना चाहिए था, लेकिन देरी क्यों हुई इस बात का समझ पाना मुश्किल है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा का नूर, नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। अब इग्नोर नहीं करेंगे। नया खून है खोलेगा, इंडिया ग्लो करेगा। खून बढ़ाए, शक्ति दे, सौंदर्य निखारे, पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। बिहार की राजधानी पटना का पहला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, MCI द्वारा मान्यता प्राप्त, MBBS 100 सीटों के लिए, मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर्स, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना। 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना तनुजा गोल्ड TMT बार्स विद यूनिक डबल ग्रिप। गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। अब इग्नोर नहीं करेंगे। नया खून है खोलेगा, इंडिया ग्लो करेगा। खून बढ़ाए, शक्ति दे, सौंदर्य निखारे, पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल में। आप ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो खबर अब झारखंड की है, जहां पर झारखंड में बीते 24 घंटे में 6,899 नए कोरोना के मामले अब तक सामने आए हैं और नए संक्रमितों में से सबसे ज्यादा संख्या राजधानी रांची से है और सबसे कम मरीज गुमला से है। वहीं अगर एक दिन में कोरोना से होने वाली मौत की बात करें तो राज्य में कुल 129 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है और इन आंकड़ों में भी टॉप पर रांची है। फिलहाल राज्य में इस समय कुल 59,675 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। तो रांची में लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही है और अगर पिछले 24 घंटों की हम बात करें तो 6,899 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि की गई है और कोशिश राज्य सरकार भी लगातार कर रही है कि किसी भी तरीके से आंकड़ों को कम किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके और यही वो कारण है जिस वजह से हफ्ते भर के लिए साप्ताहिक स्वास्थ्य के तौर पर मनाया जा रहा था और ऐसे में मिनी लॉकडाउन भी झारखंड में देखा गया, जिसके वजह से उसका रिजल्ट भी यानी कि परिणाम की अगर हम बात करें तो परिणाम के तौर पर यह देखने को मिला कि झारखंड में जिस तरीके से केसेस लगातार बढ़ रहे थे वो अब धीरे धीरे घटते चले गए। तो पूरा देश इस वक्त कोरोना महामारी की मार झेल रहा है और ऐसे में यह बेहद चिंता का विषय तमाम राज्यों के लिए भी बना हुआ है। तो कोरोना की दूसरी लहर से पूरा देश जहां परेशान नजर आ रहा है तो इससे सरकार से लेकर देश की जनता डरी सहमी भी नजर आ रही है। झारखंड में भी इसका असर व्यापक रूप में देखने को मिल रहा है। आए दिन ऑक्सीजन की कमी से संक्रमित मरीजों की मृत्यु हो रही है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने आवासीय कार्यालय से संजीवनी वाहन का शुभारंभ किया, जिससे राज्य में कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। बता दें कि इसकी शुरुआत आज से राजधानी रांची में की जा रही है और आने वाले समय में राज्य के 2 बड़े जिले जमशेदपुर और धनबाद में इसका शुभारंभ किया जाएगा। संजीवनी वाहन से हर अस्पताल में 24 घंटे ऑक्सीजन की उपलब्धता रहेगी।
तो नेक पहल की शुरुआत एक बार फिर से हेमंत सोरेन की तरफ से देखने को मिली। आपको मालूम है पूरा देश कोरोना संक्रमण से ग्रसित है, हमारा राज्य भी अछूता नहीं और हमारे झारखंड प्रदेश में निरंतर इस संक्रमण पर नजर सरकार रखी हुई है। पूरा प्रशासन मुस्तैद है, सभी जिलों से लेकर पूरे राज्य के हर कोने में आज हमारे संक्रमित लोगों की सेवा में दिन रात पूरा सरकारी महकमा लगा हुआ है और इस संक्रमण में सर्वप्रथम लोगों को ऑक्सीजन युक्त बेड की नितांत आवश्यकता पड़ रही थी। इसको ध्यान में रखकर हमने कुछ दिन पहले कोविड सर्किट का शुभारंभ किया। उससे बड़े पैमाने पर हमारे संक्रमित लोगों को, जिनको ऑक्सीजन बेड की आवश्यकता होती थी, जानकारी के अभाव में उनको ये पता नहीं चलता था कि बेड कहां पर है, ऑक्सीजन युक्त बेड कहां है, तो उनको उस जगह पर पहुंचाकर राहत दिया जा रहा था। जानकारी के लिए शुभम कुमार संवाददाता फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, जानकारी चाहेंगे आपसे कि जिस तरीके से अपने आवासीय कार्यालय से संजीवनी वाहन का शुभारंभ आज हेमंत सोरेन ने किया, इसके बाद से किस तरीके का माहौल जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए कोरोना के दूसरे लहर से सभी राज्य प्रभावित हैं और इसकी खनक बखूबी झारखंड में देखने को मिल रही है। और झारखंड के सभी अस्पतालों में बात करें, अगर झारखंड की राजधानी को छोड़कर बात करते हैं तो झारखंड के सभी जिलों में अस्पतालों की व्यवस्था तो सबके सामने आ ही रही थी। परिजन परेशान थे, संक्रमित मरीजों का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था और जितने भी संक्रमित मरीज है 100 में से 90 संक्रमित मरीजों को ऑक्सीजनों की कह सकते आवश्यकता पड़ रही थी, जिसके कारण जो मौजूदा परिस्थिति है झारखंड में वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार कोरोना पर मंथन कर रहे थे और मुख्यमंत्री इस बात को भली भांति जानते थे, अगर अपने राज्यवासियों की जिंदगी को बचाना है तो ऑक्सीजन की एक वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ेगी और ऑक्सीजन की व्यवस्था अगर नहीं की जाएगी तो और मृत्यु के दर सामने आएंगे। और उसी दर को रोकने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार कोरोना पर विचार विमर्श कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आज यह देखकर लगता है कि कोरोना की जो भयावह स्थिति है उसको रोकने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा एक पहल की शुरुआत की गई। आज उन्होंने संजीवनी वाहन एक गाड़ी को लॉन्च किया, कह सकते हरी झंडी दिखाकर उसका शुभारंभ किया है, जिसमें राजधानी रांची को ये कह सकते ये सुविधा अभी फिलहाल मिलेगी और आने वाले समय में झारखंड के जो सबसे बड़े जिले हैं जमशेदपुर और धनबाद, दोनों ही जगहों पर इसकी शुरुआत भी की जाएगी। अगर बात करें जिस तरीका से अगर इस संजीवनी वाहन की, तो इसमें रांची से 3 ट्रकों के माध्यम से ऑक्सीजन सिलेंडर की 24 घंटा उपलब्धता रहेगी और ड्राइवर सीधा अस्पताल के कांटेक्ट में रहेंगे। और दूसरी बात करें तो जिस तरीका से संजीवनी वाहन में जीपीएस ट्रैकिंग मशीन लगाया गया है, इससे सही लोकेशन और कहां पर ऑक्सीजन को पहुंचाना है, इन सभी की जानकारी खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में होगी, उनके मॉनिटरिंग में होगी। तो कहीं ना कहीं झारखंड की राजधानी रांची के लिए एक बहुत बड़ी बात है और इस संक्रामक बीमारी से निपटने के लिए मुख्यमंत्री हर एक जीतोड़ प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। जी ठीक, लेकिन अभी आपने जिस तरीके से बताया कि 24 घंटे ऑक्सीजन की उपलब्धता भी रहेगी, साथ ही साथ हेमंत सोरेन ही इसकी खुद जानकारी लेंगे, तो क्या इसके लिए कोई तरीका है, यानी कि क्या कुछ ऐसा कोई ऐप के माध्यम से या कोई लिंक के माध्यम से या केवल जीपीएस के माध्यम से बस ट्रैकिंग सिस्टम रखा गया है ताकि हेमंत सोरेन को भी टाइमली अपडेट मिलता रहे कि कौन सा ऑक्सीजन प्लांट लेकर के जो ट्रक जा रहा है वो कहां पहुंच रहा है, किस अस्पताल में और किस समय पहुंच रहा है? तो इसके लिए क्या प्रक्रिया रखी गई है?
हेमंत सोरेन ने साफ तौर पे कहा है कि इसकी कोई अभी ऐप की सुविधा नहीं है, लेकिन रांची में बहुत सारे अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल हैं, निजी अस्पताल हैं, और जिन अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी रहेगी वो तुरंत दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करेंगे और वो कॉल सीधा ड्राइवर होकर ड्राइवर के पास जाएगी और ड्राइवर उनसे पूछताछ करेंगे आपके अस्पताल कहाँ पर है, कौन से लोकेशन पर है, किस अस्पताल में कितनी आपूर्ति चाहिए। तुरंत उस ट्रक को फौरन रवाना कर दिया जाएगा और ये तीनों ट्रक कह सकते हैं राजधानी रांची के इर्द गिर्द इलाके में मूवेबल सराउंडिंग में घूमते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल की शुरुआत की गई है और जिससे अब यह देखकर लगता है कि राजधानी रांची के संक्रमित मरीजों को और उनके परिजनों को ऑक्सीजन के लिए दर दर की ठोकरें खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और एक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा एक अच्छी पहल की भी शुरुआत की गई है और अब यह देखना होगा कि यह धरातल पर कितना नजर आता है। और झारखंड के दूसरे जिले में तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ रायबरेली जनपद के कलेक्टर परिसर में जिला पंचायत सदस्य नतीजों को लेकर के जमकर हंगामा हुआ है। प्रत्याशियों के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने खूब बवाल काटा। घंटों चले प्रदर्शन में पुलिस और समर्थकों के बीच बहस चली। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि जीतने वालों को सर्टिफिकेट देने के बजाय प्रशासन द्वारा किसी और को सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। क्या मामला है बताइए। हम 450 वोटों से सुबह से हम प्रत्याशी जीता है जी, और कहीं जाके हम 4 बजे सर्टिफिकेट लिया जाए और हमारी लिस्ट दिला भेज दी गई कि जाओ मैं बंद है तुम्हारी लिस्ट। किसने भेजा है? मैं तो शासन प्रशासन भेजी और लाठी चलवाई नहीं, हमारा सबका भगवाई नहीं। कल से मतगणना जो चल रही है उसमें हम लोग 4000 से ज्यादा वोट पाए थे। जो कल के मतगणना के अधिकारियों ने हर एक पोलिंग बूथ एजेंट को दी गई थी वोटें, उसमें से हम लोग 4000 से ज्यादा वोटें पाए थे। लेकिन आज यहाँ पर हम लोगों को 3600 वोटें दिखाई जा रही है। तो रायबरेली में लॉकडाउन के दौरान शहर के गल्ला मंडी पर लोगों का जमावड़ा लगा रहा। इस दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ाई। साथ ही बिना मास्क के लोगों को बाजार में घूमते भी देखा गया। इसके बावजूद गल्ला मंडी प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। और अब बात करेंगे भागलपुर जिले के, जहां तुलसीपुर गांव में एक महिला सहित 2 साल की बच्ची को जिंदा जला दिया गया, जिसमें बच्ची को मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आनन फानन में घायल महिला को गंभीर हालत में इलाज के लिए खरीक पीएचसी लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे भी मृत घोषित कर दिया। वहीं मायके वालों ने इस मामले में ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया है, जिसके बाद इस मामले में थाना अध्यक्ष पंकज कुमार ने बताया कि महिला की सास जयमाला देवी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। पूरे परिवार मिलके इसको बांध के इसको घर में करासन तेल छीट के माँ और बच्ची 2 साल का बच्ची है, लड़की थी, और माँ दोनों को जला दिया और जला के जो है निपता करके लाश को यहाँ मायागंज में दे दिया गया और मायागंज में भी लाश छोड़ के सब भाग गया। हम लोगों को कल दिन भर खोजे नहीं मिला। आज हम लोगों को पता चला, सुबह हम लोग यहाँ आए तो लाश मिला। कल बच्ची का लाश मिला था, आज माँ का लाश मिला। सर बच्ची का लाश कहाँ पे? बच्ची का लाश तुलसीपुर में ही मिला, उसके दादी के पास। दादी लेके भाग रही थी, जो हम लोग दबोच के पकड़े। सर खबर मुजफ्फरपुर जिले से, जहां अहियापुर इलाके के बैरिया बस स्टैंड में आग लग गई और आग लगने से 3 बसें बुरी तरह जलकर राख हो गई। वहीं आनन फानन में लोगों ने इस मामले की जानकारी फायर स्टेशन में दी, जिसके बाद दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति पर काबू पाने में जुटी हुई है। फिलहाल आग किन कारणों से लगी, इस बात का अभी तक पता नहीं चल पाया है। और वहीं दूसरी तरफ भागलपुर जिले के नवगछिया पुलिस को जिले में अवैध हथियार तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें कि जिला पुलिस ने
एसटीएफ के पटना की टीम के मदद से 2 हथियार तस्कर को धर दबोचा है और पुलिस ने अपराधियों के पास से 5 कंट्री मेड पिस्टल, मैगजीन और जिंदा कारतूस बरामद किया है। वहीं इस पूरे मामले की जानकारी नवगछिया एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। हथियार किसी को डिलीवरी करने वाला था, ये सूचना हमें दी गई एसटीएफ के द्वारा। तत्क्षण हमने एसटीपीओ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया, जिला पुलिस बल और एसटीएफ साथ रेड किया गया। रेड के क्रम में बिलबन्ना चौक पर से 2 अपराधी, मोहम्मद फुलबाबू, मोहम्मद पय्यू, ये जिला मुंगेर का है, बरदह गांव का है, उनके पास एक बैग था। बैग को सर्च किया गया, ये 5 कंट्री मेड पिस्टल, 10 मैगजीन और 10 कारतूस और 2 मोबाइल बरामद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।